नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन का भारतीय राज्य व्यवस्था वाला खंड। इस पार्ट में आपको कुछ वीडियोस पहले प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें कि हमने आपको भारत के संवैधानिक विकास, भारत के संविधान के बहुत सारे स्रोत जहाँ से हमारे संविधान के भागों को लिया गया, उन पर हमने डिस्कस किया था। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका, विशेषता तथा नागरिकता। आज हम इस पोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें चलने से पहले सबसे पहले बात को बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का महत्व क्या है। भारतीय संविधान में क्या कभी कोई संशोधन हुआ तो कब हुआ, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों, सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का प्रारंभ हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना से होता है, जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं के बारे में उल्लेख करती है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जहाँ से हमने अपनी उद्देशिका को लिया है, वह है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया 1942 के संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। याद रखिएगा एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, यह प्रस्तावना के पहले पैरा में जोड़े गए थे, जबकि अखंडता प्रस्तावना के 7वें पैरा में जोड़ी गई, 6ठे पैरा में जोड़ी गई। तो हमारी संविधान की उद्देशिका में क्या है? हमारी संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों से। हमारी उद्देशिका में ही एक तिथि का विवरण भी दिया गया है। यदि किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि हमारी उद्देशिका में किस तिथि का वर्णन है, तो वह तिथि है 26 नवंबर 1949। 26 इसी दिन हमने अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह भी यहीं जान लेते हैं, क्योंकि आगे प्रश्न उत्तर के समय आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि क्या हमारी उद्देशिका संविधान का अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने री पेरोवारी मामला, जो कि 1960 में आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जहां संविधान की भाषा संदिग्ध है या अस्पष्ट है, वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। लेकिन केशवानंद बनाम केरल राज्य मामला, जो कि 1973 का है, इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ण जो पहले का निर्णय था बेरुवारी वाला, उसे बदल दिया, और बदलते हुए उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है तथा संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। तो निष्कर्ष निकाला जाता है जो वह यह निकाला जाता है कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। अर्थात समझने के लिए आप कपड़े तो चेंज कर सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन जो आपका शरीर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसका कारण क्या है कि संविधान की उद्देशिका में जो भारत के लोगों के लिए स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो अलग अलग न्याय दिए हुए हैं, उनसे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
हाँ, उनमें अगर कोई प्रोग्रेसिव वर्क है, कोई नई देश के हित में आप कुछ बढ़ाना चाहते हैं, उस संबंध में आप उद्देशिका में परिवर्तन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें। इसमें 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में यह शब्द किस सीक्वेंस में दिए गए हैं, या सबसे पहले कौन सा शब्द दिया है, उसके बाद कौन सा शब्द आया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी कि 3, 1, 4, 2। हमारे संविधान में जो वर्णन है प्रस्तावना में, उसमें शब्दों का सीक्वेंस क्या है, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ठीक है, यहाँ प्रजातांत्रिक की जगह आपको लोकतांत्रिक भी मिल सकता है, धर्मनिरपेक्ष की जगह आपको पंथ निरपेक्ष भी मिल सकता है, सार्वभौमिक की जगह आपको संप्रभुतावादी मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं इसी के साथ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका भी आपको अभी बताया है हमने कि 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें कि 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसका आंसर क्या है, ए, 42वां संशोधन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से या निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो इसका उत्तर भी आपको बता चुके हैं हम कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका जो उत्तर होगा वो होगा समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, यानी कि बी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो क्या दिए हैं आपको, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और भारत राज्यों का संघ है। तो गणतंत्र का अर्थ दोस्तों यहाँ पर आपका है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आमुख माने प्रस्तावना। क्या है आमुख का अर्थ, प्रस्तावना या उद्देश्य का। इसमें 4 विकल्प आपके सामने हैं, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो आपको बता दें कि आप हमारे संविधान में यह चारों ही लक्ष्य प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए निश्चित निर्धारित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हमने अभी आपको क्या बताया था, लौकिक सार्वभौमिकता मतलब जो सभी जनता है वही हमारे संविधान का स्रोत है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, प्रजातांत्रिक,
भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। तो अभी अभी आपको बताया गया था कि हमारी प्रस्तावना किससे शुरू होती है, हम भारत के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें पहला शब्द है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान की अंग नहीं थे। दूसरा ऑप्शन है, यह शब्द 1977 में जोड़े गए, या यह शब्द 1985 में जोड़े गए, या यह शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग ही नहीं है। जब आज का वीडियो हमने शुरू किया तो आपको हमने बताया था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे सन 1976 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलते हैं। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है, वेलफेयर स्टेट का क्या उद्देश्य है। इस प्रश्न में भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के लिए कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देश्य का बना, बिल्कुल सही है। दूसरा जो इसमें आ रहा है वह आ रहा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी आपको बताया गया, यह भी सही है। तीसरा आ रहा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये आपको बताया था, ये गलत है। इसका संशोधन तो कर सकते हैं उद्देशिका में हम, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। दोस्तों यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1, 2 और 4 यानी कि बी। इसमें आपको क्लियर करें, विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करने का मतलब आप अगर ना समझ पा रहे हो तो आपको जैसा कि बताया था कि ये संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो विशिष्ट प्रावधान वही है, कंफ्यूज ना हो कृपया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। 4 ऑप्शन, लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप अपने दिमाग पर जोर डालें। यह क्वेश्चन भी संविधान संशोधन जो हुआ है वहाँ से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है यह प्रारंभ में था नहीं। डी में भी आपको धर्मनिरपेक्ष दिख रहा है, वो भी प्रारंभ में नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है,
आपको पता है समानता शब्द वहाँ दिया गया है संविधान में। समानताएं सुनिश्चित करता है। हमारे देश का संविधान 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करता है। बी ऑप्शन है, देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, यह भी गलत है। तीसरा है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही है, तो इसका आंसर होगा सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। चलिए आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ चुका है पहले भी, आगे भी आना संभावित है। तो इस प्रश्न में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दिया है, भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म का अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत में कोई राज्य का धर्म नहीं है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बना, लेकिन भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, विविधता है धार्मिक रूप से, तो भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? बताइए दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर आप बताइए। 1975 में भारतीय संविधान में कौन सा शब्द शामिल नहीं था? बंधुत्व था, संप्रभु था, समानता था, लेकिन अखंडता कब जुड़ा था? 1976 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो 1975 में यह शब्द नहीं था, क्योंकि 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण। प्रस्तावना की अभी कुछ शब्दों के अरेंज करने के या अरे करने के सिस्टम आपको बताए थे, कौन सा शब्द पहले आया कौन सा शब्द बाद में। तो आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा शब्द इसमें नहीं है। समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण शब्द संविधान की उद्देशिका का भाग नहीं है। थोड़ा आपको माइंड अपना अप्लाई करना पड़ेगा। हो सके तो संविधान की प्रस्तावना को या उद्देशिका को कुछ बार 2-4 बार पढ़ सकते हैं आप, ताकि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी। इसका उत्तर क्या होगा? बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए ऑप्शन है इसका, ए सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र। बी ऑप्शन है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तीसरा ऑप्शन दिया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। जैसा कि आपको केवल पढ़ने मात्र से मालूम पड़ रहा है कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र सभी शब्द आपको दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी,
संप्रभुता और शासन अध्यक्ष। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है संप्रभुता। आप अपने निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं आप, जो चाहें वह करना चाहें वह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवी अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका भी सही उत्तर आप जान रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या है? संविधान की प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, इन तीनों में ही, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। अगर यह प्रश्न आपसे कभी पूछा जाता है या इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी इंटरप्रिटेशन या व्याख्या कहाँ की गई है, तो दोस्तों ये तीनों में मिलती है, मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य। तो इसका उत्तर होगा क्या? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचारों की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। विश्वास की स्वतंत्रता भी आपको प्राप्त है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वह संविधान की प्रस्तावना में आपको नहीं मिलता। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी, आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। इसमें से आपको सही उत्तर चुनने हैं। तो ये तो आपको बताया जा चुका है कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। हाँ, कोई अगर विवाद है या कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप उस भावना को या प्रस्तावना की भावना को वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन न्यायालय में यह लागू नहीं होती। तो पहला गलत है। दूसरा महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, बिल्कुल सही बात है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, यह भी सही बात है। संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, अर्थात जहाँ भी भ्रम की स्थिति है कानून में, वहाँ संविधान में जहाँ भी कानूनी कोई भाषा संदिग्ध है तो ऐसे संबंधों में प्रस्तावना को देखा जा सकता है या उसकी भावना को लिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 2, 3, 4 यानी कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपको लेकर। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं इससे रिलेटेड, इजी है 42वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? इसमें आपको याद रखना होगा, इस सिद्धांत को कहते हैं, 4 ऑप्शन है वैसे आपके सामने, सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद या अंतःक्रियावाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है सार्वभौमिकता। 1-2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो डायरेक्ट अगर आपको प्रश्न से भी आप डायरेक्ट उत्तर याद रख सकते हैं। और प्लीज़ इन वीडियोस को बार बार देखें, इन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, समय निकाल कर उनके साथ डिस्कस करें। कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत से भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत से स्टेट्स में
अगले साल इलेक्शन का माहौल है, तो हो सकता है वैकेंसीज भी बम्पर आए, तो इस मौके को कृपया अपने हाथ से जाने ना दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस दिन की देश है? अर्थात शून्यकाल सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? तो दोस्तों याद रखिएगा, शून्यकाल शुरू करने वाला पहला देश कौन था? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। ये क्या है दोस्तों? ये है जो आप देखते हैं PIL। PIL क्या होता है? आपको किसी भी मामले में लगता है कि जैसे कि एक PIL आई थी कि हमारे राष्ट्रगान में यह शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पार्ट देश में नहीं है, यह पाकिस्तान में जा चुका है। तो कोर्ट ने इस पर सख्त रुख लेते हुए फाइन भी लगाया था इस PIL को डालने वाले को। यदि देश से जुड़े किसी मामले में किसी भी व्यक्ति को लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह एक PIL के माध्यम से इस मामले को न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है, तो PIL सबसे पहले PIL की संकल्पना या लोकहित मुकदमे की संकल्पना कहाँ से आई थी? इसका सही उत्तर होगा C, अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय शासन प्रणाली की नहीं है? एनालाइज कीजिए, पढ़िए इनको। पहला दिया है एक संविधान संगत सरकार हमारे देश में है। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार हमारी है। विधि का शासन ये भी अपने देश में है। लेकिन सत्तावादी सरकार यह हमारे यहाँ हमारी भारतीय शासन प्रणाली में यह विशेषता दृष्टिगत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। दोस्तों ये चारों ही ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं। यह चारों ही क्वेश्चंस काफ़ी क्लोज हैं कि इसमें अनेक संविधान के अनुभव शामिल हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश की शासन से संबंधित है। लेकिन जो कमीशन के द्वारा इसका सही उत्तर दिया गया है वह दिया गया है यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? G. ऑस्टिन, KCBF, सर आइवर जेनिंग्स या DD बसु? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा A, G. ऑस्टिन। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? चार लोग आपके सामने DD बसु, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं दोस्तों, यह हमारे संविधान में नहीं है, यह अध्यक्षात्मक प्रणाली में होता है। तो हमारे संविधान में पहला है, दूसरा है और तीसरा है। तो सही ऑप्शन क्या है? B, 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? यह मिसप्रिंट है यहाँ। धर्मनिरपेक्ष संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति या राष्ट्रीय पद्धति की सरकार?
तो इसमें कौन सा सही नहीं है? हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष भारत है, ठीक है। संसदीय पद्धति की सरकार है, ठीक है। संघीय नीति है, यह भी ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय पद्धति की सरकार यह हमारे राजनीतिक पद्धति में नहीं आती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपको लेकर। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? 4 ऑप्शन। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, जब लास्ट हमने वीडियो में अपने, कि परिसंघ क्या होता है? संघात्मक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। लेकिन भारत में ना अध्यक्षात्मक या एकात्मक व्यवस्था है, ना ही संघात्मक व्यवस्था है। भारत में बेसिकली क्या है? राज्यों का संघ। राज्यों के संघ में भी क्या होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन केंद्र को अपेक्षाकृत शक्तिशाली बनाया जाता है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? डी, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। इसमें आपको जो सोर्स वाला पोर्शन था वहाँ से थोड़ी हेल्प मिलेगी। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन में नहीं है, न्यायिक समीक्षा की इंडिया में है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों, जब आप बार बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो शब्दों को भी समझ पाएंगे आप यह भी समझ पाएंगे कि जो प्रश्न है उस प्रश्न के पूछे जाने के पीछे क्या भावना है पूछने वाले की, तो उसके हिसाब से आप सही उत्तर लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई? सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने बनाया था दोस्तों? पता है आपको? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इसका सही उत्तर है बी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, या वह शक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, या वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्तियां निहित हो। संविधानेतर का अर्थ होता है जिस चीज का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। वह शक्ति ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन वह वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, इसलिए वह क्या है? संविधानेतर। जो चीज़ हमारे संविधान में नहीं है, संविधान के बाहर है, वह क्या है? संविधानेतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना कठोर ना लचीला, या आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है दोस्तों? ये स्टेटमेंट दिया है केसी वेयर ने। याद रखिएगा, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह मत किसने दिया है? केसी वेयर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रजातंत्र यानी कि जनता का शासन। तो इसका सही उत्तर क्या है? जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एकल कार्यपालिका, यानी कि सब कुछ, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, या सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वशक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। तो अपने यहाँ क्या क्या आपको मिलता है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च शक्ति प्रधान में, निर्वाचित प्रधान में, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री में होती है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने, ये भी होता है। एक सर्व शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में, यह गणतंत्रीय अवधारणा में नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? सी, सर्वशक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है दोस्तों केसी वेयर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। जनता से भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जनता से ही लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जो कि आगे जाके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? ए, जनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? 4 संभावनाएं आपके सामने। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। दोस्तों भारतीय संसदीय व्यवस्था में यह प्रयास किया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करें। तो पहला ऑप्शन आपका जो न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, और दूसरा ऑप्शन कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, दोनों ही गलत है। तीसरा कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि विधायिका में ही, या क्या है कि संसद में ही सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति अकाउंटेबल है, उत्तरदायी है। डी ऑप्शन है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, जो कि बिल्कुल सही है। संसद का सरकार पर नियंत्रण होता है। विधायिका मीन संसद और कार्यपालिका मीन सरकार।
चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन हैं, 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, यह भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह भी सही है। तो ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी। 1 2 3 4 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? हमारे संविधान में अपने देश का नाम कौन कौन सा संविधान की प्रस्तावना में संविधान में लिया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत हिंदुस्तान इंडिया। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, भारत तथा इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, बताया गया है, राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन या यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ये आपको पहले भी मैंने एक बार बताया है कि भारत में नागरिकता कैसी है? एकल, सिंगल सिटीजनशिप। और दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, डी। यहाँ देश की भी नागरिकता होती है और संबंधित राज्य की भी नागरिकता होती है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले किस वाद में यह कहा गया था कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है? बताया था आपको आज का वीडियो शुरू करने से पहले ही कि बेरुबारी मामले में यह कहा गया था कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बी, बेरुबारी मामला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं अपन। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? संपूर्ण संविधान को, संविधान की प्रस्तावना को, संविधान संशोधन की शक्ति को या उद्देशिका को? ये इसमें ऑप्शंस रिपीट हुए हैं, प्रस्तावना और उद्देशिका। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, एग्ज़ाम में आपको 2 में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी, उद्देशिका। नेक्स्ट। किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान दिया गया? बताया था आपको कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरुबारी वाले निर्णय को बदल दिया था और कहा था कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती मामला, इसका सही उत्तर है सी, केशवानंद भारती मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया? इसका भी उत्तर है सी, केशवानंद भारती, क्योंकि इसी में कहा गया कि मूल ढांचा, जो कि परिभाषित नहीं था मूल ढांचा क्या है, लेकिन आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किस मामले में डाल दिया गया था ये निर्णय? केशवानंद भारती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में असत्य है। यहाँ आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। उद्देशिका के अनुसार
भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में निहित है। सही बात है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। यह भी सत्य है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का आशय है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, किंतु भारत हिंदू धर्म को विशेष प्राथमिकता देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों, आपको कौन सा इसमें लग रहा है गलत है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो सही उत्तर है या जो गलत स्टेटमेंट है वह यह है। भारत किसी भी धर्म का फेवर नहीं करता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, इसलिए भारत हिंदू धर्म को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? यह क्वेश्चन अभी आप पहले कर चुके हैं। टाइप क्वेश्चन है, इस तरह का दूसरे फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 3 ऑप्शन है: मूलाधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, और इसका जो सही उत्तर है वो है डी। तीनों में ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य एवं आदर्शों की व्याख्या दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए या सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ 2 ऑप्शन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में शामिल किए गए शब्दों यथा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है। ये पहला स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राज्य कौन सा था या धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, विश्व का प्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य था अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? एकता, अखंडता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता। अभी आप कर चुके हैं ऐसा ही क्वेश्चन। इसका सही आंसर है सी, संप्रभुता। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? आपको बताया गया कि उद्देशिका से संबंधित एकमात्र संशोधन किया गया है 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? बताया था ये क्वेश्चन कि प्रस्तावना में एक डेट दी हुई है, उस डेट पर ही इसे अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया है। वह डेट क्या है दोस्तों? 26 नवंबर 1949। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ए, 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कौन कौन से न्याय दिए गए हैं, या प्रस्तावना नागरिकों के लिए कौन कौन से न्याय सुनिश्चित करती है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सभी?
दोस्तों इन तीनों ही न्यायों का वर्णन दिया गया है, तो जो सही उत्तर है वो क्या होगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने है, किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? पंथ निरपेक्षता को दोस्तों संविधान का जो आधारभूत ढांचा था वो किया गया था SR बोमई मामले में निर्धारित। इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका, मजबूत न्यायपालिका, दोनों या कोई नहीं? यह क्वेश्चन इस तरह का आप कर चुके हैं पहले। एकल कार्यपालिका या अध्यक्षात्मक तंत्र जिसमें सारी शक्ति एक ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सत्य है, दो स्टेटमेंट आपको यहाँ दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से सही हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना। बिल्कुल सही बात है। उद्देशिका में संशोधन हो सकता है किंतु उसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1912 में भाषा के आधार पर निम्न में से किस एक राज्य का पुनर्गठन नहीं किया गया था? बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या असम? दोस्तों 1912 में भाषा के आधार पर बिहार, उड़ीसा और असम का पुनर्गठन हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश का नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। 27 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया? 4 ऑप्शंस, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, SK धर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है दोस्तों SK धर। इनकी अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भाषाई आधार पर स्वतंत्र भारत का बनने वाला पहला राज्य? आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा। हमें कमेंट में इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कुल कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश हैं? अभी जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, लेह को अलग किया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू कश्मीर को। काफ़ी सारे चेंजेस अभी हाल के टाइम में हुए हैं। तो जो पुरानी पुस्तक हैं उनमें हो सकता है कुछ अलग दिया हो, लेकिन हम आज की तिथि की बात कर रहे हैं कि आज भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। दोस्तों ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। दोहरी नागरिकता अमेरिका के साथ साथ स्विट्जरलैंड में भी है
संसद के पास नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति भी है और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ए। 1, 2, 3 तीनों ही सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के विषय में निम्नलिखित में से सत्य है। इस नियम के अनुसार 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से उसके पश्चात हुआ हो भारत का नागरिक होगा। बिल्कुल सत्य है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी। इन क्वेश्चंस में कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस डाले गए हैं ताकि अगर आप किसी बुक पे ना जाना चाहें तो यहीं से आप इस क्वेश्चन को पढ़कर भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में बिल्कुल सही हैं। इन्हें बार बार सॉल्व कीजिए ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए। और पहले भी आपको बताया गया है कि बहुविकल्पीय माध्यम में ये आपको देने का कारण है कि आपका समय अधिक नष्ट ना हो और कम से कम समय में स्पेशली आप रिवीजन कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। अगर आपसे ये पूछता है कि माता की नागरिकता को कब से ध्यान में रखा जाने लगा भारत की नागरिकता देने के लिए, तो ये कब हुआ चेंज? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर आपको। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित में असत्य है। इनमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, ये निवेश गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति। ऐसी विदेशी महिलाएं जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हों या करने वाली हों। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? इसमें जो गलत है वो है ए। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह पूर्व। दोस्तों पहले 6 माह था, अब 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति। आवेदन आप पहले 5 वर्ष इंडिया में रहेंगे, उसके बाद आप आवेदन करेंगे, तब आपको भारत की नागरिकता पंजीकरण द्वारा प्राप्त हो पाएगी। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार निम्न में से किस आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के अंदर उस व्यक्ति को किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तीसरा ऑप्शन दिया है लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर। और चौथा दिया है युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। तो दोस्तों इन चारों ही आधारों पर भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ठीक है। यदि किसी ने पंजीकरण या देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की है और प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर उसे किसी दूसरे देश द्वारा 2 वर्ष की कोई सज़ा दी जाती है
कोई भारतीय स्त्री जो विदेशी पुरुष से विवाह कर ले, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बाहर रह रहा है और 7 वर्ष तक वो भारत ही नहीं लौटता, या युद्ध काल में शत्रु की सहायता करना, या संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसे आधार बनाकर भारतीय सरकार किसी की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर नागरिकता संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में सत्य है। लक्ष्मीमल सिंघवी ने 2003 में एक विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुआ था इनकी सिफारिशों के आधार पर। वहाँ से यह प्रश्न लिया गया है। इसमें जो आपसे कहा गया है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो दिए गए हैं, इसके द्वारा विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को सीमित रूप में भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नाम दिया गया है, जो सामान्यतः दोहरी नागरिकता है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट दोस्तों। दूसरा, दोहरी नागरिकता के अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कुल 16 देशों में बसे प्रवासी भारतीयों को ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इन्हें बिना पासपोर्ट भारत आने जाने की स्वतंत्रता होगी, साथ ही मताधिकार या कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। नहीं दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत है। भारत में मताधिकार और संवैधानिक पद इस प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। संवैधानिक पद के लिए बाध्यता है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। तीसरा, नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कोई भी प्रवासी भारतीय जो किसी ऐसे देश में रह रहा है जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, सीमा पारीय भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यह भी ऑप्शन सही है बिल्कुल। चौथा ऑप्शन है, इस प्रावधान के तहत पाकिस्तान तथा बांग्लादेश सहित सभी देशों के नागरिकों को ओवरसीज भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। नहीं दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तो इसके जो सही ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, यानी कि सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य है। निर्वाचन आयोग के परामर्श पर केंद्र सरकार ने 3 फरवरी 2011 को मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2011 प्रकाशित किया। सत्य है। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे सक्षम मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करना है। यह भी बिल्कुल सही है। अब विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता नए फॉर्म 6A के माध्यम से आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूचियों में शामिल करवा सकेंगे। जी हाँ, ये भी सही है। तो इस प्रश्न के तीनों जो स्टेटमेंट हैं, तीनों कथन हैं, वह तीनों सही हैं। तो इसका आंसर है डी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके लेकर चलते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में सही कथन आपको छांटने हैं। संशोधित अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 धार्मिक समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अवैध विदेशी प्रवासी को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाती है। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। यह उन लोगों पर लागू होता है जो अपने अपने देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के कारण या ऐसी प्रताड़ना के भय से भारत में शरण लिए हुए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। यह स्टेटमेंट भी ठीक है। नागरिकता प्राप्त ऐसे प्रवासी भारत में अपने प्रवेश की तिथि से भारतीय नागरिक माने जाएंगे और उनके गैर कानूनी प्रवास या नागरिकता संबंधी सभी कानूनी कार्रवाई बंद हो जाएंगी। यह भी सही है दोस्तों। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। अधिनियम की 3री अनुसूची को संशोधित कर 3 देशों के वर्णित समुदाय के आवेदकों को
सहजीकरण द्वारा नागरिकता योग्य माना गया है यदि वह भारत में 5 वर्ष तक अपना निवास साबित कर सकें। इसके पहले यह अनिवार्यता 11 वर्ष के लिए थी। तो इसके चारों ऑप्शंस दोस्तों सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी, सभी सही। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के मध्य नागरिकता का वर्णन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 5 से 11 के बीच। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये इतने क्वेश्चन सॉल्व करने से आप अपने भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित सभी प्रश्नों को या ज़्यादातर प्रश्नों को आप कवर कर पाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें बताएं अगर आपकी कोई समस्याएं हैं या कोई कन्फ्यूजन्स हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।